हेलो गाइस, मैं तरुण बदेको जी के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो दोस्तों, वर्क एनर्जी थ्योरम को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वर्क क्या है, एनर्जी क्या है और एनर्जी की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को समझना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों हमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझना पड़ेगा, तभी हम वर्क एनर्जी थ्योरम को समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं इस वीडियो में दोस्तों इसकी डेफिनेशन, इक्वेशन और डेरिवेशन के वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं, मैंने इस वीडियो में 2 डिस्कस किए हैं। और लास्ट में दोस्तों हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, जहाँ पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करके रियल लाइफ एग्जांपल की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। और लास्ट दोस्तों जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, जो मैं बोर्ड के ऊपर करवाऊँगा। सभी तरह के न्यूमेरिकल्स मैं डिस्कस कर दूँगा, चाहे आप कोई नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, IIT का एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी तरह के न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के जो हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं सिंपली वर्क क्या है या एनर्जी क्या है। तो देखो दोस्तों, आप एनर्जी का यूज़ करके क्या करते हो, वर्क करते हो। दिन भर में आप बहुत सारे काम करते हो, जहाँ पे आप एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, वर्क में। तो यहाँ पे एक सिचुएशन मैंने ली है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट पर्सन क्या कर रहा है, ये किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। तो ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी का यूज़ कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एनर्जी को लगा रहा है और उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। तो अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिजिक्स एक्चुअल में क्या कहती है, जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर एनर्जी लगाते हो, अगर उस एनर्जी का यूज़ करके आप एक जगह से उसको दूसरी जगह डिस्प्लेस कर देते हो, तब माना जाता है उसके ऊपर क्या हो गया, वर्क हो गया। तो एक्चुअली में क्या है, ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं थोड़े से। तो एनर्जी को आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, वर्क में, या एनर्जी को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो किसमें, ऑब्जेक्ट में। तो अगर उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करने से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, भी उसके ऊपर वर्क हो गया, तो कहते हैं वर्क इज़ डन। तो वर्क के जो यूनिट होते हैं या एनर्जी के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं जूल्स। तो यूनिट दोस्तों बिल्कुल सेम होते हैं इसके। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपने लोअर क्लासेस में किया होगा, भी वर्क क्या होता है। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो एनर्जी का यूज़ करके आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और उसको डिस्प्लेस कर दिया उसकी इनिशियल पोजीशन से, तब उसको हम मानते हैं वर्क डन, उसके ऊपर हो गया। यहाँ पे दोस्तों मैंने 3 सिचुएशन ली हैं, जिसमें आपने बताना है मुझको भी कौन वर्क डन कर रहा है। तीनों केसेस में कौन वर्क डन कर रहा है, फर्स्ट पर्सन कर रहा है, सेकंड कर रहा है या थर्ड करना है। तो इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट दोस्तों, एनर्जी की कुछ टाइप्स हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि मोस्टली इन 2 टाइप्स को हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले समझ लेते हैं। अगर ये आपको समझ आ गया तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपके लिए थोड़ा समझना ईजी हो जाएगा। तो आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अगर आपने 9th क्लास में मोशन वाला चैप्टर अच्छे से किया हुआ है तो आपको काइनेटिक एनर्जी पता होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो इस पर्सन के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इसको ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और हाइट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक लेडी है, उसने अपने बेबी को उठाया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ हाइट पे क्या है, उसने इसको उठाया हुआ है। अगर मान लीजिए वो अपने बेबी को छोड़ देती है तो क्या होगा, इसको चोट लग सकती है। चोट क्यों लग रही है, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप किसी चीज़ को ऊपर लेके जाते हो तो ग्रेविटी के कारण उसके अंदर क्या एनर्जी स्टोर होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी ड्यू टू हाइट या एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली में दोस्तों जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है। तो ग्रेविटी के कारण यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी, जिसको हम नाम देते हैं, यह है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी और सम ऑफ थर्मल एनर्जी। मान लीजिए किसी चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो तो सम ऑफ हीट एनर्जी लॉस हो सकती है उसमें। तो मोस्टली काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी काउंट करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो बेबी है ये सम हाइट पे, यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। पर यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होगी, क्योंकि दोस्तों जो बेबी है वो मूव नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हमने समझा भी एनर्जी ड्यू टू मोशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो अब दोस्तों समझते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है और वर्क डन पॉजिटिव कब होगा या नेगेटिव कब होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों, एक ये ट्रॉली है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक थ्रेड बांध लेता हूँ और उसको इस डायरेक्शन में खींचता हूँ, यहाँ पे मैं एक फोर्स अप्लाई करता हूँ। मान लीजिए एक फोर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई किया,
तो फोर्स मैंने अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था, हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया पर ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ से ये पता लगता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो कंपोनेंट वर्क करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्क कर रहा है, वर्टिकल कर रहा है। तो अगर दोस्तों आप फोर्स का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल सरफेस से इंक्रीज करते जाओगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से इसका जो एंगल है वो मान लीजिए 90 है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट है वो एक्ट कर रहा है, जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट लेते हैं वो लेते हैं हम कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं हम साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल अगर देखिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का आपने कंपोनेंट लेना है तो यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया है तो एफ कोस थीटा, अगर वर्टिकल लेना है तो एफ साइन थीटा। तो अगर आपने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखना है तो वर्क डन अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल सरफेस कोस थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, या इस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, ये एंगल कितना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एंगल क्या है 90 है, तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। कैसे, जैसे स्टार्टिंग में बताया था भी ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस तो हो रहा है, ये एक जगह से दूसरी जगह लेके तो जा रहा है इसको, पर यहाँ पे वो जो वर्क डन है वो 0 होगा। क्यों, देखिए दोस्तों, ये जो मान लीजिए ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल, या ये जो पर्सन है वो इस ऑब्जेक्ट को एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके जा रहा है, इस डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में। नीचे की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रही है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दोस्तों वो क्या है 90। तो अगर हमने डिस्प्लेसमेंट देखना है हॉरिजॉन्टली तो हमने एफ कोस थीटा लेंगे, तो एफ कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे होगी 90, कोस 90 0 होता है, तो वर्क डन कितना हो गया 0। तो वर्क डन मैंने दोस्तों आपको बताया था, वर्क डन कब होता है, जब कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होती है, वहाँ पे वर्क डन होता है। तो जब हमने कैलकुलेट करके देखा तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो 0 आया है। तो इसलिए दोस्तों रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए भी उसका वर्टिकल, आपको पता होना चाहिए उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल वर्क कर रहा है या वर्टिकल कंपोनेंट वर्क कर रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल कर रहा है तो एफ कोस थीटा लेंगे, अगर वर्टिकल कर रहा है तो एफ साइन थीटा लेंगे। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो वर्क डन है वो 0 होगा। आप कोई भी मान लीजिए कोई भी कूली है उस मान को लेके जा रहा है, एक्चुअली में दोस्तों वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट क्या है 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि उनके बीच में जो एंगल है वो क्या है 90 है, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो क्या होगा वर्क डन 0। अब दोस्तों वर्क डन कब पॉजिटिव होगा या कब नेगेटिव होगा वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अगर दोस्तों कोई चीज़ मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, आप उसी की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देते हो, तो अगर आप उसी की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देते हो तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तब हम क्या कहते हैं, वर्क डन क्या होता है पॉजिटिव। अगर दोस्तों आप उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे तब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी, तब हम क्या कहेंगे वर्क डन क्या है नेगेटिव है। और काइनेटिक एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ mv² फॉर्मूले से। तो अगर दोस्तों आप काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है तो हम मानेंगे वर्क डन नेगेटिव है, अगर इंक्रीज़ हो रही है तो वर्क डन पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट और समझना जरूरी है, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट और वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों जो वर्क डन हो रहा है ये वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट हो रहा है, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे इस केस में देखें तो यहाँ पे हम वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पर्सन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इन दोनों केसेस में डिफरेंस है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो वर्क डन है वो 0 है, यहाँ पे वर्क डन 0 नहीं है। विद सम एंगल यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा, कोस थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे और हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो अब दोस्तों आपको समझ आ गया होगा वर्क डन क्या है, वर्क डन पॉजिटिव कब नेगेटिव कब होगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, और लास्ट हमने समझा कि काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो अब दोस्तों आपको वर्क एनर्जी थ्योरम इजीली समझ आ जाएगी और इसकी डेरिवेशन भी आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब दोस्तों वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है क्या, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना भी वर्क डन हो रहा है, चाहे इंटरनल हो रहा है एक्सटर्नल हो रहा है, या किसी भी फोर्स के कारण उसके ऊपर वर्क हो रहा है, जैसे कंजर्वेटिव फोर्स होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स होती है जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है जो पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो जितने भी तरह का वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी भी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर चेंज हो रही है जो वो क्या किसके इक्वल होगी, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक केस लिया है, जैसे मान लीजिए ये जो कार है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एकदम से मान लीजिए यहाँ पे जाके उसने ब्रेक लगा दिया। तो देखा जाए अगर इसके ऊपर टोटल वर्क डन इसके ऊपर कितना होगा, हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब यहाँ पे जाके इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो गई।
मान लीजिए यहाँ पे v वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा था, मान लीजिए यहाँ पे ये u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। वो क्या होगा, आपका वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब दोस्तों इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हॉरिजॉन्टल कोई चीज़ मूव कर रही है तो हम कंपोनेंट लेते हैं कोस थीटा, एफ कोस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर दोस्तों हम हॉरिजॉन्टल हटा दें तो अगर दोस्तों आप नेट अगर अपने वर्क डन निकालना है तो हम कोस थीटा को रिमूव कर देते हैं, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी। अब दोस्तों हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा एफ W इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू डी। तो देखिए दोस्तों, ए इंटू डी को हम एक साइड में लिख लेते हैं और एम को एक साइड में लिख लेते हैं। अब दोस्तों अगर आपने 9th क्लास में किया होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर 2 को इधर ले जाएं तो 2as की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर ओवर 2। तो अगर s क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, उसको अगर d से रिप्लेस कर दें तो ad की वैल्यू क्या आ गई, वी स्केयर माइनस यू स्केयर ओवर 2। अब ये ad की वैल्यू इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, तो क्या आ गया, वी स्केयर माइनस यू स्केयर ओवर 2 मल्टीप्लाई में क्या है m। अगर हम अलग अलग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्केयर माइनस हाफ एम यू स्केयर। तो v फाइनल वेलोसिटी थी हमारी और क्या है, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हम देखो दोस्तों, हाफ एम वी स्केयर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। तो ये क्या आ गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, टोटल वर्क डन, जितना भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन होगा। इस केस में मान लेते दोस्तों, ये कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड के साथ ये मूव कर रही थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u 20 मीटर पर सेकंड, और एकदम से ब्रेक की तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, और इसका मान लो वेट कितना है 100 kg। तो सभी वैल्यूज अगर इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक दोस्तों मेथड और है डेरिवेशन का, वो भी हम कर लेते हैं, वो आपकी NCERT बुक में दे रखा है। देखिए अभी हमने कहा भी टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगर हमने निकालना है सभी तरह का वर्क डन, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। मान लीजिए उसी तरह से मान लीजिए ये कार मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह विद सम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है और मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी v है। तो टोटल वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, u से लेके v तक इसका इंटीग्रेट कर देंगे f डॉट dx। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ उसमें से क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, वैल्यूज पुट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर एक्सेलरेशन आपने निकालनी है डेरिवेटिव से तो कैसे निकाल लोगे, क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो dx से और डिवाइड कर दो dx से। अब इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, dx ओवर dt और dv ओवर dx। अब dx ओवर dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज v वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं a की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, v इंटू डी वी ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स। अब dx से dx क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, mv इंटू डी वी। अब m कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और v इंटू डी वी इसका इंटीग्रेट हो जाएगा। v का इंटीग्रेट कैसे होगा, हम पावर एक प्लस करते हैं डिवाइडेड बाई 2, वी स्क्वायर बाई 2। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, u, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। तो इंटीग्रेशन में हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गई, ये इनिशियल आ गई। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो ये भी एक डेरिवेशन है जो भी आप सिंपली कर सकते हो। तो आपको दोस्तों वर्क एनर्जी थ्योरम समझ आ गई होगी। अब दोस्तों कुछ सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या रियल लाइफ में जो एप्लीकेशन है इसका वो क्या है। अभी जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो क्या करती है, कहाँ पे यूज़फुल है, जब कोई रिजिड बॉडी मान लीजिए मूव कर रही है अंडर सर्वल फोर्सेस। मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है, वो अंडर सर्वल फोर्सेस, मान लीजिए इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है, एयर के कारण भी इसके ऊपर फोर्स लग रही है, और इंजन भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो टोटल फोर्स लगाने से जितना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इस तरह की रिजिड बॉडी विच कैन नॉट स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती, इट कैन ओनली पोसेस काइनेटिक एनर्जी, इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो वहाँ पे हम वर्क डन अगर निकालना चाहते हैं बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी, वो क्या होगा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे हमने लास्ट किया था, ब्रेक अगर इमीडिएटली लगी तो हम निकाल सकते हैं टोटल इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क हो रहा है। उसी तरह से मान लीजिए कोई बॉल है, वो मैं ऊपर से नीचे फेंकता हूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर भी फोर्स एक्ट करेगी, ग्रेविटेशन फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी, ये एयर के कारण की उसके ऊपर एयर फ्रिक्शन लगेगी, तो फोर्सेस सभी तरह की इसके ऊपर लगेगी, या इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस भी इसके अंदर हो सकती हैं।
तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क ना हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सबसे बड़ा जो इसका एप्लीकेशन है। इस तरह की जो अगर प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे बॉडी रिजिड होगी, उसकी एनर्जी स्टोर्ड नहीं होगी, उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड नहीं हो सकती, वहाँ पे हम दोस्तों वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों हम बात करें कंजर्वेटिव फोर्सेस की, वहाँ पे हम दोस्तों अगर देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगी, क्योंकि वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो स्टोर्ड एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी हम उसमें मानते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों इसका एप्लीकेशन नहीं है, वहाँ पे इसका हम यूज़ नहीं कर सकते। जितनी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है वहाँ पे इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हम सभी तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स हैं, और कुछ एप्लीकेशन और देखेंगे जहाँ पे हम इसको अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय गाइस।